नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खबर जरा हटकर हम आपको कराते हैं दिन भर की तमाम ताजा खबरों से रूबरू। और आइए अब नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे हेलीकॉप्टर द्वारा मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां भाजपा सांसद, विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा मेरठ रोड स्थित निरीक्षण भवन पर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया। वहीं उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती निकालकर युवाओं को नौकरी देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरियां उपलब्ध कराना है। आज मुजफ्फरनगर में हम सब के भारतीय जनता पार्टी के प्रारंभिक दौर से जब जनसंघ की स्थापना हुई थी, उस समय से आदरणीय मालती शर्मा जी एक स्वयंसेवक के रूप में रहीं। एक पार्टी के निचले स्तर से उन्होंने काम प्रारंभ किया, महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी, राज्यसभा सदस्य हुई, विधानसभा के चुनाव को लड़ा और पार्टी के प्रति अंतिम समय तक एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में काम करते रही। वो हम सब के बीच में नहीं हैं। आज ही श्री राम कुमार वर्मा हमारे प्रेसिडेंट विधायक थे, पूर्व मंत्री, उनका भी आज 13वीं संस्कार था और आज ही आदरणीय मालती शर्मा जी का भी है। इसलिए माननीय कल्लाद जी के साथ मैं और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी, दोनों जने हम लोग कल्लाद जी के साथ में आए हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पुनः हम लोग दूसरे कार्यक्रमों में जाएंगे। सर, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। आप शिक्षा मंत्री भी हैं, इतने वैकेंसीज खाली हैं, आप केवल बस एक लाइन में पूछा करें। देखिए, जो हमारे पास में माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा है, जितने भी रिक्त पद हैं हमने उनको विज्ञापित करा दिया है और बहुत सारे में माध्यमिक में तो कई लोग और उच्च शिक्षा में लगभग 1000 के आसपास उच्च शिक्षा में लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा में भी लगातार जो माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग का बोर्ड है, उसमें भर्तियों का क्रम जारी है। जहां पर रिक्त पद हैं वहां पर जब तक आयोग से भर्ती ना हो जाए तब तक जो सेवानिवृत्त अध्यापक हैं उनको एक निश्चित मानदेय पर रखने का निश्चय हुआ है। हम अपने नौजवानों को स्थायी नौकरी देना चाहते हैं और इसलिए सभी विश्वविद्यालयों में जितने पद खाली थे सबको हमने विज्ञापित करा दिया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद और उच्च शिक्षा परिषद में भर्तियों का दौर जारी है और जल्दी ही मैं समझता हूँ कि दिसंबर आते आते हमारे जो रिक्त पद हैं अधिकांश भर जाएंगे और हमने इसीलिए शैक्षिक पांचांग को जारी किया है, कब किसको कितना पढ़ाना है और इसी के हिसाब से हमने अपनी परीक्षाओं को 7 फरवरी से रखा है। सर 2011 और 16 दिन के कार्य दिवस में माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाओं को संपादित करेंगे। सर 2011 के प्रिंसिपल के रिजल्ट अब तक नहीं निकले। मैंने कहा ना कि पिछला भी जो बकाया है उसको भी हम लोग कर रहे हैं और अपने समय में जितने पद हैं उनको भी हमने विज्ञापित किया है। शिक्षा की पारदर्शिता हो, इसके लिए अब की NCERT का कोर्स हमने पूरे प्रदेश में 1 साल लागू किया है और पहली बार एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है जब निजी स्कूलों में 20,000 रुपये से ऊपर जो शुल्क जहां पर लिया जाता है उनके लिए एक नियंत्रण अधिनियम को हमने पारित किया है, शुल्क नियंत्रण अधिनियम को। और हमारा मकसद ये है कि हम शुचिता लाएं, पारदर्शिता लाएं, एक रूपता लाएं, समय से परीक्षा हो, समय से रिजल्ट हो और नकल विहीन परीक्षा हो। नकल विहीन परीक्षा के लिए हमारे जो परीक्षा केंद्र हैं उनके लिए एक पारदर्शी व्यवस्था को हमने लागू किया है और उसके अंतर्गत जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी है और जिला अधिकारी की अध्यक्षता की जो कमेटी होगी वो इसका निर्धारण करेंगे। उसमें DIO से सदस्य सचिव होगा कि परीक्षा केंद्र कहाँ हो, CCTV कैमरा हो, वॉइस रिकॉर्डिंग हो, 4 दीवारी हो, जनरेटर हो, इन्वर्टर हो, टॉयलेट्स अच्छे पुरुष और महिला दोनों के अलग अलग बने हों। ये तमाम अहर्ताएँ रखी हैं। हमारा जो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण के बाद में
हम समय से परीक्षा और समय से कॉपी की चेकिंग और परिणाम निकालेंगे। सर, आप डिप्टी सीएम भी हैं और बताया जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में ही कुछ बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है मंत्री में। मुजफ्फरनगर ने 6 विधायक दिए भाजपा को, तो क्या मुजफ्फरनगर को कोई नंबर आ सकता है? मुजफ्फरनगर की बिल्कुल चिंता न करिए। मुजफ्फरनगर के हमारे विधायकगण बहुत कर्मठ और क्रियाशील हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ दिया है। और मैं इतना नहीं कह सकता हूँ, मुझे जो किसी फेरबदल की जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी जरूर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी में ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और वहाँ का किसान हमेशा रहता है और उसकी चिंता वो हर तरीके से कर रहे हैं। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व सांसद दिवंगत मालती शर्मा जी की शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे सहित सांसद संजीव बालियान व विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने दिवंगत मालती शर्मा जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने मालती शर्मा जी के कार्यों को और उनके पार्टी में योगदान को याद किया। वहीं उन्होंने कहा कि मालती शर्मा जी अंतिम समय तक पार्टी के लिए कार्य करती रही। उन्होंने पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत मेहनत की है। मुजफ्फरनगर में उस समय बेकाबू भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया जब योगी सरकार की पुलिस का एक दरोगा खाकी की हनक में बेकसूर फल विक्रेताओं से मारपीट करने लगा, वो भी उन लोगों पर जो ठेली पर फल सब्जियां बेचकर अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। फिर क्या था, पुलिस दरोगा की दबंगई से तंग आकर फल विक्रेताओं की भीड़ ने पुलिस पर हमला करते हुए न सिर्फ पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ कर डाली, बल्कि पुलिस दरोगा और कई सिपाहियों के साथ जमकर मारपीट भी की, जिसमें दरोगा समेत 2 पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि पुलिस अधिकारी इस मामले में छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार करने पर पब्लिक द्वारा पुलिस पर हमला करने की बात बताई जा रही है। दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बुढ़ाना कोतवाली पुलिस का एक दरोगा सोहनवीर नागर 2 अन्य पुलिस कर्मियों के साथ कस्बे में अतिक्रमण हटाने पहुंचे तो सड़क पर ठेली लगाकर फल और सब्जियां बेचने वालों को खाकी का रौब दिखाकर गालियां देते हुए मारपीट करने लगे, तो दर्जनों फल विक्रेताओं ने पुलिस पर हमला करते हुए पुलिस वाहनों पर पथराव कर तोड़फोड़ करते हुए दरोगा और पुलिस कर्मियों के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी, जिसमें दरोगा सोहनवीर नागर और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस पर हुए हमले की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और कई लोगों को हिरासत में लेकर स्थिति को नियंत्रण में किया। एसपी सिटी ओमवीर सिंह का कहना है कि गांव सफीपुर की कुछ युवतियों के साथ पिछले कई दिनों से लगातार छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ रही थी। युवतियों के साथ छेड़छाड़ की घटना की सूचना पर बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा छेड़छाड़ के आरोपियों को गिरफ्तार करने के विरोध में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और गिरफ्तारी के विरोध में जाम लगा दिया। पुलिस ने जाम लगा रहे लोगों को जब समझा बुझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जमकर हुए इस पथराव में बुढ़ाना थाना अध्यक्ष जीप और सीओ बुढ़ाना की जीप क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि इस पथराव में 3 से 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें मेडिकल के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। बहरहाल कई थानों की पुलिस बल और पीएससी बल को भी तैनात किया गया है। पुलिस ने 5 उपद्रवियों को भी गिरफ्तार किया है और अन्य उपद्रवियों को जिन्होंने पथराव और बवाल किया, पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए भी उनके ठिकानों पर दबिशें दे रही है। मैं सुबह केले की ठेली लेके जा रहा था, मेरी तबीयत खराब होगी, मेरा दर्द गुर्दों में इन्फेक्शन है, सांस चढ़ गया, मैं थोड़ी देर ठेली पे को रुक गया तो ये पुलिस वाले आए, मैंने कहा जी रुक जाओ हटा रहा, तो उन्होंने एक नहीं सुनी, एकदम लठ मारा मेरे दबा के, हमें बिल्कुल दीवार से मिला रखे ठेली वालों को आते जाते जब भी हमें जब भी लठ बरसा में बदमाशों को नहीं मारते, चोरों को नहीं मारते, हमारे पे दादागिरी दिखा में, असली बदमाश तो यही हो रहे पुलिस वाले, हम कहाँ जाए। 4 दिन से बहुत ज़्यादा हो रहा जी। अच्छा 4 दिन से बहुत कर दें किसी का कुछ कर दें, हमें जो है बजाय 2 पैसे बचने के 1500 रुपये रोज घट रहे, माल खराब कर करके जा रहे, यूँ के बैठा होगा लिए थे मैं बिल्कुल यहाँ से दबे हो। सुबह कोतवाली बुढ़ाना पे बवाना और सफीपुर गांव के कुछ लोग आए थे। उनका ये आरोप था कि जब बच्चियां स्कूल से पढ़ के जाती हैं तो कस्बे से जब निकलती हैं तो उन पे छीटाकशी करते हैं कुछ लोग। उस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पे गई और वहाँ जो आरोपी था उनमें से एक आरोपी को पकड़ लिया। जब आरोपी को पकड़ा तो उस पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया और सड़क पे आके जाम लगा दिया। वहाँ पे तत्काल वहाँ के क्षेत्राधिकारी और इंस्पेक्टर ये भी पहुँचे, आपस में बातचीत हुई और ये बात करते करते थोड़ा गली के अंदर आ गए, तभी वहाँ पे कुछ उपद्रवियों ने वहाँ पे पुलिस की गाड़ियों पे पथराव कर दिया, जिससे 2 गाड़ियों जो पुलिस की गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं
और 4 लोगों को चोटें भी आई थी। इसमें जो बच्ची बवाना और भाकी हैं उनके परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर मुकदमा दर्ज किया गया तथा पुलिस द्वारा भी एक मुकदमा गंभीर धाराओं में, क्योंकि पुलिस के साथ हाथापाई, पुलिस की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है तथा एक उपद्रव की स्थिति वहां पैदा की गई है कुछ लोगों के द्वारा, उनके विरुद्ध किया जा रहा है। शुक्रवार को दर्जनों भोजन माताएं जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची, जहां उन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान भोजन माताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इसमें भोजन माताओं ने वेतन 1000 रूपए के स्थान पर 15,000 रूपए किए जाने की मांग की है। भोजन माताओं ने कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देंगी। जी, हमारा मामला सरकारी स्कूलों में मिड डे मील से जो खाना आया जाता है 1 से 5वीं तक के बच्चों का, वो बनाया जाता है, जिसका वेतन सिर्फ 1000 रूपए है। बताओ आप, ये 1000 रूपए में क्या होता है? घर का खर्चा कैसे चलाए? बच्चे का एक कपड़ा भी लेने चले जाओ तो क्या होता है 1000 रूपए में? एक दिन की मजदूरी 30 रुपए है। क्या 30 रुपए में कोई काम कर पाएगा? आप ही बताओ, कोई कैसा भी काम क्या 30 रुपए में होता है? हम चाहते हैं हमें से कम 15,000 तो होने चाहिए। 15 बिना 8-10 भी करे, हमें गवर्नमेंट भी किया जाए। हमारे पैसे खाते में आना चाहिए, हमें स्थायी होना चाहिए, हमें साल भर में यूनिफॉर्म भी मिलना चाहिए, हमें नाम भी दिया जाइए। कोई कहता है कि भीख सी मांग कर बच जाओ तो लिया, नहीं तो नहीं। बहुत सी बातें हैं जो लेडीज करती हैं आपस में, तो हम चाहते हैं कि हमें नाम मिलना चाहिए। अन्य हम किसी को वोट नहीं देंगे, ना हम 1 महीने से खाना बना रहे हैं, ना आगे बनाएंगे। 1000 के आसपास भोजन माताएं हैं, ज्यादा है जो फिलहाल इकट्ठी हो रही है, जो 1 महीने से चल रही है पिछले दिनों से। बात हुई थी, हम विज्ञापन दे के गए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम बार-बार आ रहे हैं, तीसरी बार विज्ञापन दे लिया। बताओ क्या करें? हम वोट नहीं देने के किसी को। मेरठ से मुजफ्फरनगर तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण के कार्य में आ रही बाधाओं और अन्य समस्याओं के संबंध में कलेक्ट्रेट स्थित लोकवाणी सभा कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सांसद संजीव कुमार बाल्यान ने की। वहीं बैठक में जिलाधिकारी राजीव शर्मा सहित रेलवे विभाग के सभी अधिकारीगण भी मौजूद रहे। इस दौरान दोहरीकरण कार्य में आ रही बाधाओं के संबंध में चर्चा की गई। वहीं मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को आधुनिक तरीके से बनाने का निर्णय लिया गया। सांसद संजीव कुमार बाल्यान ने बताया कि नवंबर माह में दोहरीकरण का कार्य पूर्ण हो जाएगा और दिसंबर में डबल लाइन पर ट्रेनें चलना शुरू हो जाएंगी। लाइन का दोहरीकरण का काम चल रहा है मेरठ से मुजफ्फरनगर तक का। उस काम में कुछ समस्या आई थी, कब तक काम कंप्लीशन होगा और नई रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग बनेगी मुजफ्फरनगर, उस डिस्कशन में क्या क्या समस्याएं हैं। नवंबर तक काम पूरा हो जाएगा और दिसंबर से काम पे इधर डबल लाइन पे रेल चलने शुरू हो जाएगी। मंसूरपुर लाइन को लेके भी बातचीत की गई, किस तरह की परेशानी वहाँ आ रही है? देखिए, कुछ जगह अंडरपास को लेकर समस्या आती हैं। हमारे यहाँ शुगर मिल से उनका रास्ता बाधित होता है। जब हम फाटक बंद करेंगे तो ये कुछ ऐसी समस्याएं जो सिर्फ जनपद मुजफ्फरनगर या पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, और इनका क्या हल हो, इस पर बातचीत हुई है। एक ऐसा हल जहाँ किसान को भी समस्या ना हो, रेलवे को भी समस्या ना हो, ऐसा हल निकालने की कोशिश जारी है। नई बिल्डिंग बनाने की बात भी चल रही है मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर, किस तरह की वो नई बिल्डिंग होगी, किस तरह की खासियत? मैंने निवेदन किया है रेलवे के अधिकारियों से कि कोई हेरिटेज लुक की बिल्डिंग बनाई जाए, सुंदर सी, जिससे लोगों को लगे वाकई हम बिल्डिंग पर लिखा हो मुजफ्फरनगर में आपका स्वागत है। तो एक पुरानी तरह की बिल्डिंग और अच्छी सुंदर बिल्डिंग बनी। शुक्रवार को जनपद सहारनपुर के सर्किट हाउस में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को कार्ड बांटने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मौजूद रहे, जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को कार्ड का वितरण किया। वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि ओलावृष्टि के कारण हुए किसानों के नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। नुकसान के सर्वे के बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है। आज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत सहारनपुर जनपद में उस आयुष्मान भारत का कार्ड का वितरण हमारे स्वास्थ्य विभाग की जो हमारी आशा बहनें हैं, एनएम हैं और चिकित्सा अधिकारी हैं, उनके माध्यम से उन परिवारों को पहुंचाया जा रहा है जो उस गणना के भीतर उनका नाम सम्मिलित है और उनके 5 लाख रुपए तक के उनके परिवार के स्वास्थ्य की चिकित्सा सुविधा इसके माध्यम से मिलेगी और निःशुल्क होगी। और किसी भी राज्य सरकार के द्वारा इनपेनल किसी भी हॉस्पिटल के भीतर उनका इलाज निःशुल्क कराए जाने का सुविधा होगा, जिसमें गंभीर बीमारियों में जो परिवार प्रभावित रहते हैं और उनके परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो उनका 5 लाख रुपए तक का इलाज किया जा सकेगा। मेरा उत्तर प्रदेश के भीतर लगभग 6 करोड़ लोग जनसंख्या इस कार्यक्रम के भीतर लाभान्वित होने वाली है और जिसमें अपने सहारनपुर में 1.5 लाख से ज्यादा परिवारों के भीतर ये सुविधा पहुंच रही है, तो उसके माध्यम से 5-6 लाख लोग सहारनपुर के भी लाभान्वित।
आज आप यहाँ पहुंचे हैं, किसान मोर्चा का भी कार्यक्रम है, उसमें भाग लेंगे, किस तरह का? यहाँ किसान मोर्चे का प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। उस कार्य समिति की बैठक में मैं कुछ देर के लिए रहूंगा और कुछ निर्देश उसमें। सर, जो कल किसानों को तबाही में नुकसान हुआ उसके बारे में क्या कहना है आपका? पहले भी तो उसके सर्वेक्षण कराए जा रहे हैं और जहाँ क्षति होगी उसका आकलन करके और तदनुसार जो है उनको राहत की व्यवस्था की जाएगी। सर, पहले भी किसानों को नुकसान हुआ, अब तक भी उनका मुआवजा नहीं मिला है। किसानों का उस समय हुआ तो तुरंत उनको ओला से क्षति का नुकसान की क्षति होगी और उनकी भरपाई तुरंत गाँव में की गई। प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार संवेदनशील है और दैवीय आपदा आने पर हम कोई महीने, 2 महीने और 1 साल का इंतजार नहीं करते। हम हफ्ते भर के भीतर ही उनको ले जाकर के राहत वितरण कराने का काम करते हैं। यदि फसल की क्षति हुई होगी तो इस समय फसल की कटाई का समय है और कटाई से जो अनुमान निकलेंगे क्रॉप कटिंग से, उस अनुमानों के आधार पर बीमा कंपनियों के द्वारा उसका जो क्षतिपूर्ति है वो क्षतिपूर्ति के अंतर को पूरा किया। जनपद शामली के एसपी दिनेश कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध अभियान के तहत झिंझाना थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। झिंझाना थाना अध्यक्ष ओपी चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने झिंझाना थाना क्षेत्र के बीडोली चेक पोस्ट पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक पिकअप गाड़ी को रोक लिया, जिसमें चेकिंग के दौरान पुलिस ने 700 पेटी अवैध शराब बरामद की। वहीं पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। यह दोनों तस्कर इस शराब के जखीरे को अरुणाचल प्रदेश से तस्करी कर मेरठ ले जा रहे थे। पकड़ी गई शराब की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। इन दिनों कस्बा मीरापुर में मीरापुर पुलिस की मिलीभगत से क्षेत्र में चल रहे हैं डग्गा मार वाहन। रोजाना सैकड़ों यात्रियों की जान हथेली पर लेकर हादसों को दावत दे रहे हैं ये डग्गा मार वाहन। आपको बताते चलें कि मीरापुर क्षेत्र के कुतुबपुर घटायन मार्ग पर और सिकंदरपुर भुम्मा मार्ग पर रोजाना दर्जनों डग्गा मार वाहन यातायात के सारे नियमों को ताक पर रखकर सैकड़ों यात्रियों की जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं, जबकि कुछ नाबालिग भी इन डग्गा मार वाहनों को चला रहे हैं तथा इन वाहनों के यात्रियों में छोटे छोटे बच्चों के अलावा स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। और ये डग्गा मार वाहन मीरापुर थाने के सामने मात्र 100 मीटर की दूरी पर बने थाना चौराहे से बेखौफ होकर गुजरते हैं तथा इन डग्गा मार वाहनों में यात्री को छत के ऊपर व अंदर ठूस ठूस कर भर दिया जाता है, किंतु मीरापुर पुलिस ने आज तक इन डग्गा मार वाहनों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। यदि अब भी समय रहते प्रशासन ने इनके विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई नहीं की तो कोई बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। शामली के गांव गंगेरू में 3 हथियारबंद बदमाशों ने दिन निकलते ही युवक के अपहरण का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। अपहरण की कोशिश में नाकाम बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने घायल युवक को सीएचसी में भर्ती कराकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें, मामला जनपद शामली के कांदरा थाना क्षेत्र के गाँव गंगेरू का है, जहाँ दिन निकलते ही 3 हथियारबंद बदमाशों ने गाँव निवासी तौसीफ नाम के युवक का हथियारों के बल पर अपहरण करने का प्रयास किया। आरोप है तीनों बदमाश ईख के खेत से निकल कर आए और युवक को दबोच लिया। इसका विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। इसी बीच गोली के छर्रे युवक के हाथों में जाकर लगे। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर चल रही है। पुलिस के अनुसार मामला आपसी रंजिश से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल पुलिस मामले में गहनता से जाँच पड़ताल करने में जुटी हुई है। भैया ये सोनमपुर कॉल आई थी कि ऐसे गोली लग गई है और हम मौके में जा पाए, क्योंकि इससे पहले ही वहाँ से लड़के को लेकर आ गए थे वहाँ से घटनास्थल से, और उसको उठाकर गाड़ी में सीएचसी अस्पताल ले गए। और भैया ये बता रहा कि 2-3 लड़के थे मारने वाले और इसको खेत में काम करता है, खेत में ये इसने इतने बताया। अभी तो फिलहाल तो मैं नहीं, अभी नहीं, अब तो जांच होगी। सिविल SHO साहब को बता दिया हमने और थाने के दरोगा जी जो है मौके पे ठीक है। वैसे तो चोट लगी हाथ में, उंगली में, फिंगर में और अंगूठे चोट है। भाई ये कैसे बता सकते हैं, तो डॉक्टर साहब बताएंगे गोली की। मैं अपने घर पे गया था, वहाँ घेर है हमारा, तो मैं जहाँ घेर में गया वहाँ जंगल है, वो जंगल में है। तो मैं जैसा बांध के गाय को आया था तो वापस आते हुए मेरे पे उसका जेली का हमला कर दिया और जेली से जो हमला हुआ फिर मैंने उससे वो कर दिया, वो जेली से मैंने पकड़ ली। तो फिर उन्होंने 2 बंदों को और आवाज़ मारी ईख में से, तो वो ईख में जैसे निकलने लगे तो उन्होंने मेरे पे मुझे खींचने लगे, निशान लगे मेरे हाथ पे, गोडे वोडे सब हुआ है। तो मैं गया, तो उन्होंने मैंने कट्टा जो लगाया उसने मेरे गोली मारा था, तो मैंने ऐसे जो हाथ से पकड़ा तो वह हाथ ऐसे आ गया उसमें, तो वो गोली जो लगी तो यहाँ ये छर्रे लग के किस तरह फूट गया। बस वो मेरा अपहरण कर रहे थे, जो पता नहीं क्या कर रहे थे, मुझे ईख में लेके जा रहे थे खींच के। कितने लोग थे? 3 लोग थे। बस वो हाथापाई जो हमारी उनकी, अच्छा उनने जो है इस तरह मामला बना। हाँ मेरे शौकीन है, एक इस्लाम में, एक का नाम माडू है, वे तीनों थे गांव के लेने वाले, गांव में बाहर रहते हैं जंगलों में। नहीं हमारा कोई विवाद नहीं है, हम तो किसी से लड़ते भी नहीं।
गुरुवार को मीरापुर में बारिश के बाद चली तेज हवाओं से एक पेड़ बाइक पर सवार होकर जा रहे पिता पुत्री के ऊपर जा गिरा, जिसमें पिता की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बता दें कि मीरापुर के मोहल्ला जाटोवाला में स्थित MR विद्या केंद्र के ककरौली थाना क्षेत्र के गाँव कटिया निवासी राजपाल सिंह पुत्र मांगेराम सिंह प्रधानाचार्य हैं। बृहस्पतिवार को क्षेत्र में हुई तेज बारिश के बाद वह अपनी बाइक पर अपनी पुत्री स्वाति के साथ अपने गाँव चढ़ जा रहे थे। जैसे ही वह मीरापुर बिजनौर बाईपास पर स्थित मॉन्टी मिलियंस रेस्टोरेंट के नजदीक पहुंचे तो यहां बारिश के बाद चली तेज हवा से उनके ऊपर एक भारी भरकम पेड़ गिर गया, जिसमें दोनों पिता पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जानसठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने राजपाल सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसकी पुत्री स्वाति को गंभीर अवस्था के चलते मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कस्बा मीरापुर की श्री धार्मिक रामलीला समिति का 11वां रामलीला महोत्सव का शुभारंभ बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। रामलीला का शुभारंभ वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख चौधरी वीरेंद्र सिंह ने फीता काटकर किया। इस दौरान भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भगवान श्री राम की भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। कस्बे की श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष होने वाली भव्य श्री रामलीला का गुरुवार को बड़ी ही धूमधाम के साथ शुभारंभ किया गया। रामलीला का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र सिंह ने सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश व श्री राम की आरती कर किया। बाद में मुख्य अतिथि वीरेंद्र सिंह ने फीता काटकर श्री रामलीला का उद्घाटन किया। इस दौरान चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा, जिस प्रकार भगवान श्री राम ने रावण का वध कर बुराई का अंत किया था, उसी प्रकार हम लोगों को बुराई व बुरे लोगों से नहीं डरना चाहिए तथा उनका खुलकर सामना करना चाहिए। अपने जीवन से बुराइयों को दूर भगाकर अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी धार्मिक रामलीला कमेटी के तत्वाधान में भव्य रामलीला का कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री वीरेंद्र कुमार जी ने फीता काटकर रामलीला का आयोजन का उद्घाटन किया, जिसमें नगर पंचायत मीरापुर के सभी सभासदगण मौजूद थे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता रामलीला धार्मिक कमेटी के अध्यक्ष श्री गौरव त्यागी जी ने की और इसमें सभी कमेटी के सदस्य मौजूद रहे, सभी का सहयोग रहा। शुक्रवार को जानसठ रोड स्थित स्टेपिंग स्टोन्स स्कूल में स्पीक मैक के द्वारा विरासत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को शास्त्रीय संगीत और परंपरागत नृत्य की जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में शुक्रवार को उड़ीसा के परंपरागत नृत्य ओडिसी की प्रस्तुति दी गई, जिसमें ओडिसी नृत्य की प्रख्यात नृत्यांगना कविता द्विवेदी द्वारा बच्चों को ओडिसी नृत्य की कला से रूबरू कराया गया। वहीं इस नृत्य के संबंध में विस्तार से जानकारी भी दी गई। ये स्पीक मैके का कार्यक्रम स्टेपिंग स्टोन स्कूल में हो रहा है, जिसमें कि ओडिसी की बहुत ही विख्यात नृत्यांगना कविता द्विवेदी जी का कार्यक्रम हो रहा है। और ये जो उड़ीसा का बहुत प्रसिद्ध डांस फॉर्म है और जिसका कि मकसद ये होता है कि बच्चों को पता चले कि हमारी विरासत क्या है और हमारे हिंदुस्तान में अगर नृत्य भी हैं तो सिर्फ वो मनोरंजन के लिए नहीं होते, जैसा कि आर्टिस्ट ने अभी बताया भी था कि वो हमारे मंदिरों से निकले हैं और हमें किसी दूसरी शक्ति से जोड़ते हैं। तो एक आनंद की स्थिति भी है और हमारे विरासत से जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं। आज कौन सा नाट्य यहाँ प्रस्तुत किया गया है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये आज के कार्यक्रम में प्रसिद्ध नृत्यांगना कविता द्विवेदी, जो कि दुनिया भर में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुकी हैं, वो आज ओडिसी नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है भारत का, उसका कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं यहाँ पे। ये उड़ीसा से ही शुरू होता है डांस फॉर्म और उनके साथ संगत दे रहे कलाकार हैं, मर्दल पे हैं, वायलिन पे हैं और गायन पे हैं, वो भी उड़ीसा से संबंध रखते हैं क्योंकि और अपनी उन्हीं की भाषा में या संस्कृत में वो गायन भी होता है और वाद्य यंत्र भी वहाँ के हैं, आभूषण भी वहीं के होते हैं। सारा कुछ उड़ीसा की पृष्ठभूमि से ताल्लुक़ रखता है ये हमारा नृत्य। ये यहाँ पे जानसठ रोड पे स्टेपिंग स्टोन स्कूल है, उसमें ये कार्यक्रम। शुक्रवार को महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष गौरव स्वरूप सहित सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने राम मनोहर लोहिया जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। वहीं सभी ने राम मनोहर लोहिया जी के पद चिन्हों पर चलते हुए समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। आज समाजवादी पार्टी के चिंतक और हमारे पार्टी के बहुत बड़े सम्मानित हमारे आदर्श
राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि है। आज हमने इस समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी है और एक संकल्प लिया है कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलेंगे और जो उनका सिद्धांत था सब धर्म जाति अमीर गरीब सब लोगों को साथ लेकर चलने का, उसका पालन करेंगे। आज उनकी पुण्यतिथि पर यही हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको सच्ची श्रद्धांजलि। और आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर।